चलो देखो, पिछले क्लास में क्या क्या खत्म किया था पहले ये बताओ। मेमोरी ग्लैंड पूरा इंड हो गया था, और क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस इंड हो गया था। और आज हम लोग देखेंगे वो जो स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ था, जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बना था, तो जब स्पर्म बन के क्या हुआ था, डिटैच हुआ था किससे, सर्टोली सेल से, तो वो बाहर निकलेगा, उसी स्पर्म्स का स्ट्रक्चर को आज हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देन ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तब हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे किधर की ओर, ऊगेनिया के तरफ, यानी कि ऊजेनेसिस के तरफ। तो पहला टॉपिक हम लोग का होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर उसका क्या पढ़ेंगे, ऊजेनेसिस पढ़ेंगे। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या, स्पर्म का फॉर्मेशन, और जब स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ तो स्पर्म के बारे में जानोगे ना, इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ड्रॉ करो ये डायग्राम को, फिर हम नेमिंग करते हैं। आराम से लिखते चलो। अच्छा से बनाना, जोनल ऐसे दिख रहा ना। penetration. स्पेलिंग सही सही लिखना सब। गेलिया, गेलिया, ठीक है ना।
हो गया इधर, अच्छा से लिखो। हाँ, न्यूरा मिनी डेज, डेज ए ऐसे लगा हुआ है, क्या होगा जल्दी बताओ? एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं सेल में, बताओ जरा? हाँ, सब अच्छा से लिखना एकदम, ठीक है ना? हाँ, कहाँ बोला था बाबू, जल्दी बोलो। माइट नी बैनकेरेन, अपने एनसीईआरटी में इसको बना के लगा लेना, ठीक है ना? एक्सियल फिलामेंट, NEBEN की KERN। हाँ, अब ठीक है कि मिटा के लिख दे? एक चीज़ देखना जरा सा, ये जो गैप दे रहे हैं ना बाबू, देखो ऐसे यहाँ पे, ठीक है ना? देख रहे हो ये गैप, ऐसे ही तरह गैप देना, ये गैप का नाम होता है, ठीक है ना? क्योंकि ये मतलब कि प्लाज्म से गिरा रहता है, साइटोप्लाज्म से, इसलिए इसको किसी से इंडिकेट नहीं कर रहे, बीच बीच में दे रहे हैं। तो जहाँ पे भी ऐसा दिखेगा मतलब समझना बीच के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो देखो इसका भी नाम होगा, सेंट्रोप्लाज्म इसको बोलते हैं। आ गया ना? बीच में वहाँ गैप नहीं दिख रहा, पूरा टच किए हैं ग्रीन लाइन को, अगर इसको ग्रीन लाइन से टच किए हैं, हाँ, और जो टच नहीं किया वो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे रहेगा। समझ गया बात को? देखो फिर से गैप डाले ना बाबू, यहाँ पे गैप है ना, किसी से इंडिकेट नहीं ना किए हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में बता रहे हैं, हेड के पास जो रहता है, इसको मेन केची बोलते हैं, मेन, ऐसे लिखना।
चलो मेरा तो हो गया कंप्लीट, तुम लोग का आराम से लिखो। चलो देखो, स्पर्म का ये पूरा डायग्राम हुआ। स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसका शेप होना चाहिए ना, क्योंकि वो जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा था तो डेवलप कर रहा था, तो अब स्पर्म बन गया टोटल, तो अब वो फर्टिलाइज करेगा तो स्पर्म का साइज होगा। अब देखो स्पर्म क्या करता है कि ओवा जो रहता है, मतलब फीमेल का जो एग रहता है, उसके न्यूक्लियस से क्या कर जाता है, फर्टिलाइज कर जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जनरली बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सबसे पहले देखते हैं स्पर्म जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। देखो बाबू, स्पर्म जो है डिवाइड कितना पार्ट बाबू, 4 पार्ट। तो फर्स्ट इज कॉल्ड हेड, सेकेंड इज कॉल्ड नेक, थर्ड इज कॉल्ड मिडिल पीस एंड फोर्थ इज कॉल्ड टेल। ये तो जान गए तुम लोग, डायग्राम में भी दिखा हुआ। सुनो, सबसे पहले हम लेके चलेंगे किधर, हेड की तरफ से। देखो इतना से इतना रीजन को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। इतना से इतना रीजन को क्या बोल रहा है, मिडिल पेस। जस्ट छोटा सा क्या दिख रहा, नेक। समझ रहे हो बात को ना। और लास्ट के रीजन में क्या है, टेल। तो इसको लिखना है तो लिख लो, लिखना है। सबसे पहले डालेंगे हम लोग हेड। पहला जो हेडिंग होगा क्या होगा बाबू, हेड लिखो। हेड, हेड में आएगा पहले न्यूक्लियस। क्या आएगा, न्यूक्लियस। देखो इधर आराम से, देखो ये जो हेड का बात कर रहे हैं, इस हेड का जो मेन पार्ट होता है बताइए क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। यानी कि जो हेड का मेन पार्ट है वो न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस कैसा होता है, स्पिंडल शेप का। जस्ट लाइक ऐसे शेप बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, स्पिंडल शेप। अब देखो इस स्पिंडल शेप न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है बताओ। देखो क्या है, ठीक है ना। अब देखो एक बात को समझो, बट यहाँ पे नो आरएनए, क्या, नो आरएनए। यानी कि जब हम हेड में न्यूक्लियस का बात करेंगे तो डीएनए रहेगा। क्या रहेगा बाबू, डीएनए प्लस बेसिक प्रोटीन। अब देखो सेकेंड पॉइंट पे क्या रहेगा, आरएनए क्या रहेगा बाबू, एब्सेंट, नहीं रहेगा। वाई आरएनए, आरएनए क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। हम देखो शुरू में सेल का तुम लोग को बेसिक पढ़ाते हैं, ये सेल था ना बाबू, ये न्यूक्लियस था। और न्यूक्लियस के अंदर क्या, क्रोमोजोम, ठीक है। और इसके जस्ट कॉर्नर पे क्या लगा रहता था, न्यूक्लियोलस। इसका काम क्या है, आरएनए का सिंथेसिस करना। तो समझ रहे हो, तो इसके पास न्यूक्लियोलस है ही नहीं, तो आरएनए होगा, नहीं होगा। इसको नोट करो, तो आरएनए नहीं रहेगा, रहेगा क्या, डीएनए प्लस बेसिक प्रोटीन। चलो ऐसे फटाफट लिखो याद करने के लिए। देखो ये दिखा क्या रहा, तो देखो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या बताया था बताओ, स्पर्मियोजेनेसिस क्या बताया था जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, स्पर्मियो, इसका मतलब क्या बताया था, स्पर्मेटिड से स्पर्म। इसी बात को तो दिखा रहा ये जो स्पर्म जो बना किसको दिखा रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस को दिखा रहा। तो देखो जनरली यहाँ पे क्या याद करना है कि आरएनए नहीं रहता है, आरएनए का कोई कंटेंट नहीं रहता है। और यहाँ देखो एसिडिक प्रोटीन्स भी लॉस रहता है। क्या रहता है बाबू, एसिडिक प्रोटीन लॉस, मतलब नहीं रहता है, रहता है एसिडिक का भी रहता है ये स्पर्म। तो लिखो एसिडिक प्रोटीन्स लॉस। तो कैसा प्रोटीन है इसके पास, बेसिक प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन। नोट कर लो इसको। हो गया। अब देखो
देखो बाबू, अब न्यूक्लियस तो हो गया, अब देखो इसको मिटा देना। अब देखो जरा सा देखो तुम लोग कि ये जो न्यूक्लियस था उसके ऊपर क्या दिख रहा, एक हेड टाइप का कुछ दिख रहा। देखो ये न्यूक्लियस हमारा स्पिंडल शेप का, और उसके ऊपर ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्रोजोम। क्या बोलते हैं बाबू? एक्रोजोम। एक्रोजोम तो कैसा लगा हुआ है? न्यूक्लियस के पास हेड टाइप का जो पार्ट लगा हुआ है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्रोजोम। तो हम लोग हेड का दूसरा पार्ट क्या लिखेंगे बाबू? तो एक्रोजोम। क्या लिखेंगे? एक्रोजोम। डालो हेडिंग। कौन है? टिप ऑफ हेड पार्ट। कैसा रहेगा बाबू? हेड पार्ट। तो देखो इतना पार्ट न्यूक्लियस और उसके ऊपर वाला टिप वाला हेड पार्ट हुआ, उसी हेड पार्ट को क्या बोलेंगे? एक्रोजोम। एक्रोजोम बोलेंगे। ठीक है, लिखो। सुनो क्वेश्चन, आखिर ये एक्रोजोम बना कैसे? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को राइज देखो, आखिर ये एक्रोजोम बना कैसे? सेल पढ़ा है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, देयर डिवीजन, टू पार्ट में डिवीजन, साइटोप्लाज्म अलग और न्यूक्लियोप्लाज्म अलग। अभी हम न्यूक्लियोप्लाज्म का बात नहीं कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं कौन? ऑर्गेनेलिज। उसी ऑर्गेनेलिज में एक ऑर्गेनेलिज कौन है? गोल्गी बॉडी। कौन है बाबू? मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी। समझो, देखो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर गोल्गी बॉडी, और उसी गोल्गी बॉडी के मॉडिफिकेशन से क्या बना? एक्रोजोम बना। देख रहे हो? तो मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्गी बॉडी इज कॉल्ड एक्रोजोम। समझ रहे बात को? तो कहाँ पे? सारा सेल का ही बात हो रहा है, इसमें भी सारा साइटोप्लाज्म से ही घिरा हुआ है, इसलिए सेल का बात कर रहे हैं। तो एक्रोजोम के बारे में अगर बोलेगा कोई तो बोलना कि दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्गी बॉडी। किसका मॉडिफिकेशन है? गोल्गी बॉडी का। तो लिख लो मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्गी बॉडी। समझ में आ रहा बाबू? मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी है क्या? ऑर्गेनेलिज है, और ऑर्गेनेली है तो कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, क्योंकि सारा ऑर्गेनेली तो वहीं फ्लोट करते रहता है। चलो देखो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तुम लोग का? अब देखो ये जो गोल्गी बॉडी है मॉडिफाइड होके, सिंपल नहीं, मॉडिफाइड होके क्या बना रहा है? एक्रोजोम बना रहा। अब देखो ये एक्रोजोम करेगा क्या क्या? सुनो, हेल्प इन स्पर्म पेनेट्रेशन इन एग। ये एग जो है वो एग में क्या करेगा? जब फर्टिलाइजेशन करेगा तो उस ओवम को जाके क्या करेगा? पेनेट्रेट करेगा। इतना पावर रहता है कि यही हेड जाके क्या करता है? पेनेट्रेट करता है और ओवम के अंदर घुस जाता है। जस्ट लाइक ए स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, दिस इज क्या? एग, एंड दिस इज क्या? स्पर्म। ये क्या किया? अपना हेड को इसमें डाला, तो क्या हो रहा? पेनेट्रेट कर रहा। पेनेट्रेट का मतलब छेद कर रहा, और छेद करके क्या हुआ? अंदर की ओर चला गया। तो देखो बात था यहाँ पे कि एक्रोजोम जो था वो गोल्गी बॉडी का क्या था? मॉडिफिकेशन से बना था, और वो क्या कर रहा था? एक को पेनेट्रेट कर रहा था। तो स्पर्म में देखो, तो स्पर्म के हेड पार्ट को एक्रोजोम बोलते हैं, और यही एक्रोजोम हेल्प करता है, हेल्प इन स्पर्म, स्पर्म को हेल्प कर रहा, पेनेट्रेशन इन एग, मतलब कि एग में पेनेट्रेट करने के लिए। तो क्लियर हो गया? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? एक्रोजोम। और एक्रोजोम हेल्प किसमें करेगा? एक को पेनेट्रेट करने, पेनेट्रेशन के लिए। देखो मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्गी बॉडी, यहाँ पर देखो क्या पाया जा रहा है? स्पर्म लाइसिन पाया जा रहा है, याद रख सकते हो। और क्या है? इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं पहले भी। क्या है? एंजाइम्स है। और देखो यहाँ क्या है? न्यूरामिनिडेज, ये भी क्या एंजाइम है? और जोनालाइसिन। तो इतना सारा चीज कहाँ पाया जाता है? इस एक्रोजोम में पाया जाता है। अभी तक क्या क्या क्लियर किया बताओ? इस डायग्राम में क्या क्या हम बताए तुम लोग को? चलो हो गया, सारा क्लियर हो गया। अब देखो हेड पार्ट को अब हम हटा रहे हैं, ठीक है? हेड पार्ट खत्म हो गया, अब नेक रीजन में आ रहा है। कौन रीजन में बाबू? दूसरा है नेक रीजन। अभी नहीं, वेट, पढ़ाएंगे ना, रुको तो थोड़ा। अभी देखो गेलिया क्या, अभी बता देंगे सारा चीज। पहले देखो लिखाएंगे भी उसको। तो देखो नेक, अब कौन रीजन आ गया बाबू? नेक। देखो नेक रीजन में जैसे हम बात करते हैं, इस न्यूक्लियस और इस एक्रोजोम को खत्म करते हैं, जस्ट लाइक ए स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर्स दिख रहा,
दिख रहा ना तुम लोग को, यही स्ट्रक्चर है। तो देखो अपर वाले पार्ट को दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल रिंग्स एंड नीचे वाला पार्ट को दिस कॉल्ड डिस्टल रिंग। ठीक है, यही डायग्राम को हम ले जाके क्या करेंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे। हो गया ना। अब सुनो, तो प्रॉक्सिमल इंड है क्या बाबू, प्रॉक्सिमल इंड। तो देखो यहाँ पे प्रॉक्सिमल इंड का अभी हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉजेज ऑफ फर्स्ट क्लीवेज इन जायगोट थोड़े देर के बाद बात करेंगे, थोड़ा देर बाद पहुंचते हैं वहाँ पे। लेकिन इससे पहले हम बात क्या करेंगे, डिजिटल सेंट्रियोल। क्या, डिजिटल सेंट्रियोल। तो देखो ये जो पार्ट है नेक रीजन का, दिस इज कॉल्ड क्या, बताओ। चलो अब इसको आप लोग अच्छे से लिखो पहले, अब इसके फंक्शन के बारे में हम लिखाते हैं। लिखो डिजिटल सेंट्रियोल। अब देखो जब हम ये बात करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन बताओ बाबू, ये कितने डिग्री के एंगल पे बना हुआ, बताओ। 90 डिग्री का एंगल है। कितना डिग्री का एंगल है, तो इसको 90 डिग्री एंगल बोलेंगे, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, सुनो ये देखो डिजिटल सेंट्रियोल। अब ये क्या करता है, जब हम केवल सेंट्रियोल का बात करते हैं, तो आप लोग जब सेल चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे जो सेंट्रियोल का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+0 होता है। कितना होता है, 9+0। अगर केवल सेंट्रियोल का बात करें तो इसका अरेंजमेंट होता है 9+0, लेकिन अगर हम डिजिटल सेंट्रियोल का बात करें इसका अरेंजमेंट होता है कितना, 9+2। देख रहे हो ना, आगे चल के क्लियर होगा। ये चीज बताए थे, देखो 9+2 बताए थे ना, तो इसका मतलब क्या होता है बताओ, 9 × 2 20 बताए थे ना। तुम लोग को एक जगह सेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, सीलिया ना फ्लेजेला वाला में होगा। ठीक है, वहां जब पहुंचेंगे तब इतना बस जानो कि स्पर्म में जो यहाँ पे जो ये जो रहता है तुम्हारा डिजिटल सेंट्रियोल, वो ही जाके आगे जाके क्या बन रहा बताओ जरा सा, एक्सियल फिलामेंट बन रहा है कि नहीं, कौन बन रहा, डिजिटल सेंट्रियोल आगे प्रोसीड किया, प्रोसीड करके क्या बना दिया, एक्सियल फिलामेंट। और इस एक्सियल फिलामेंट का अरेंजमेंट कैसे है, 9+2 है। लेकिन केवल अगर डिजिटल सेंट्रियोल का बात करते तो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+0। लेकिन जब हम इसका बात करेंगे तो 9+2 होगा। ठीक है, ऐसा कंफ्यूज मत होना कि डिजिटल सेंट्रियोल अलग और वो, क्योंकि डिजिटल सेंट्रियोल का ही क्या है, वो प्रोसीड कर रही है आगे की तरफ, उसी को बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। चलो इसको लिख लो। हाँ नहीं, डिजिटल केवल सेंट्रियोल का बात करेंगे, डिजिटल नहीं, केवल सेंट्रियोल, तब 9+0। और अगर हम यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट का बात करेंगे 9+2, क्योंकि एक्सियल फिलामेंट बना किससे, डिजिटल। तो लिख लो, अल्टीमेटली यही लिखेंगे। एंगल भी लिख लेना, कितना एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल पे है। हो गया बाबू, पढ़ाएंगे सेल में, ठीक है ना। अभी वही, हाँ 11th का बुक लाए हो क्या, किसी के पास है, नहीं ना है, रहता तो दिखा देते। चलो सुनो, अब इसमें क्या बच गया बताओ, इसमें कौन सा इंड बात कर लिए हम, प्रॉक्सिमल अब बच गया। अब इसका कौन इंड बच गया, ये वाला बच गया ना। चलो अब इसको मिटा देते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, चलो लिखो। सुनो, इसका काम कब पड़ेगा पता है, इसका काम पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के समय में, जब जायगोट बनेगा तब। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल का काम कब पड़ेगा, जायगोट बनेगा तब, यानी फर्टिलाइजेशन होगा तब तो जायगोट बनेगा। जायगोट कैसा रहता है, सिंगल सेल रहता है, उसको ये क्या करेगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल उसको मल्टी सेलुलर बनाने में हेल्प करेगा। तो देखो ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स है ये काम करेगा फर्टिलाइजेशन के समय में जब जायगोट बनेगा। और जायगोट कैसा है, सिंगल सेल है, और उसको क्या करेगा, मल्टी सेल बनाने के काम में यूज करेगा। वाई, क्योंकि ओवा के पास जो है सेंट्रियोल नहीं होता है, क्या नहीं रहता है, सेंट्रियोल नहीं रहता है। तो यही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स वहां पे जाता है और क्या कराता है, उसको जायगोट बनाने में हेल्प कराता है। तो हेल्प इन क्या, जायगोट फॉर्मेशन। क्या बाबू, वाई, बिकॉज क्या बाबू बताओ,
सेंट्रियोल एब्सेंट इन ओवम। क्लियर हो गया? लिख लो। हाँ, नहीं जान रहे हो सेंट्रियोल? आगे आएंगे oogenesis पे तो क्लियर हो जाएगा, रुक जाओ। दोनों चीज़ मिलेगा, वहाँ पे पता चलेगा कि सेंट्रियोल का क्या नीड है। oogenesis इसके बाद पढ़ाएंगे तब। चलो देखो, देखो oogenesis में क्या होता है कि यही जो सेंट्रियोल्स है क्या करेगा बताओ। oogenesis मतलब पहले होता क्या है, पहले ये बताओ। oogenesis के समय में जो वहां पे सेंट्रियोल्स रहता है, कहाँ पे, के पास, वहां पे एक पोलर बॉडी बनता है, वो पोलर बॉडी सेंट्रियोल को लेके चला जाता है। ये कॉन्सेप्ट आगे क्लियर होगा, अभी एकदम समझ में नहीं आएगा। जब oogenesis में प्रोसीड करेंगे तब अच्छा से समझ में आएगा। सेल नहीं पढ़ा है तुम लोग? क्या पढ़ा है सेल में, ये बताओ पहले। अभी से सेल तुम लोग पढ़ते आ रहे हो? यहाँ पे हम भी पढ़ा है बेसिक में, तो कॉपी कभी रिवाइज करते हो? छोटा छोटा चीज पूछ रहा है सब, आएगा तो बताएंगे। ध्यान से देखो, oogenesis में बताएंगे कैसे वहाँ पे मेटाफेज में कैसे तोड़ रहा सेंट्रियोल। चलो आ गया। देखो हेल्प इन क्या कर रहा, इतना याद रखो, जाइगोट फॉर्मेशन, और क्या कर रहा, वाई बिकॉज सेंट्रियोल एब्सेंट इन। कभी कभी बेसिक कॉपी भी उल्टा लिया करो सप्ताह में एक दिन। देखो जब जाइगोट बनेगा तो एक सेंट्रियोल आएगा, कौन आएगा, एक सेंट्रियोल। वो किसका सेंट्रियोल रहेगा जल्दी बताओ। उसके पास तो सेंट्रियोल था नहीं, और वो सेंट्रियोल आया तो किसका आया होगा, स्पर्म का ना आएगा। तो वहाँ पे एक सिंगल सेंट्रियोल आएगा तो किसका आएगा, स्पर्म का आएगा। यानी जब जाइगोट बनता है तो सेंट्रियोल वहाँ पे जो पहुँचता है वो स्पर्म का पहुँचता है। क्लियर हो गया? प्रॉक्सिमल डिस्टल क्लियर हुआ? चलो अब देखो थर्ड कौन आ रहा बताओ। नहीं, मिडिल पीस, पहले पार्ट ना पढ़ेंगे। चलो मिडिल पीस लिखो, हेडिंग डालो। लिखो फटाफट। किससे सराउंडेड है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। किसे बाबू, इस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा होगा, ठीक है ना। तो एक्सियल फिलामेंट ये हुआ, ये हुआ, और इसके अगल बगल क्या रहेगा, ढेर सारा माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। यही टर्म को क्या लिखा है हम, तो एक्सियल फिलामेंट सराउंडेड लॉट ऑफ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलो लिखो इसको। देखो लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया का सेल में क्या काम था, यानी कि क्या है, ये एनर्जी या पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो यहाँ पे भी तो साइटोप्लाज्म ही है, सेल ही का बात हो रहा। तो देखो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। किसको, स्पर्म को। किसको, मोटिलिटी करने के लिए स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है हैव ऑक्सीडेटिव एंजाइम टू प्रोवाइड क्या, एनर्जी फॉर मोटिलिटी। देख रहे हो, तो एटीपी का काम ही एनर्जी रिलीज करना, और एनर्जी किसको मिल रहा, स्पर्म को। किस लिए मिल रहा, क्योंकि वो मोटिलिटी कर सके। क्या कर सके, मोटिलिटी, मूव कर सके। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम है जो कि क्या करता है, उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। समझ गए बात को। और इसी को क्या बोलते हैं बताओ, हाँ नीवन कैन, ठीक है ना, नी बैन कैरन, ठीक है, याद करना, तोड़ के याद रहेगा। अब देखो क्या क्या पढ़े टोटल बताओ, तीन चीज तो पढ़ा दिए तुम लोग को।
प्रॉक्सिमल डिस्टल क्लियर हो गया, क्लियर हो गया पूरा। अब देखो हेड का तो क्या बोलते हैं, एक्रोजोम क्लियर हो गया, न्यूक्लियस क्लियर हो गया। अब देखो अब बचा क्या, जरा देखो एक्सियल फिलामेंट भी तो बता ही दिए ना। अब देखो लास्ट पोजीशन होता है टेल, कौन होगा बाबू 4 नंबर, टेल। चलो देखो लिखो टेल। लिख लो। क्लियर हुआ, आगे बढ़े बाबू, नोट कर लो इसको। सुनो देखो तुम लोग को टेल में कुछ दिख रहा है, जरा सा गौर करो, एकदम थोड़ा सा गौर करो, क्या दिख रहा। देखो ये छोटा वाला पार्ट में कहीं पे साइटोप्लाज्म है, देख रहे हो, तो सम पार्ट आर नेकेड, तो इसको बोलेंगे इंड पीस, इंड पीस हो गया। लेकिन सम पार्ट सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मेन पार्ट, यानी मेन पार्ट क्या है, सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। अब देखो तुम लोग का क्वेश्चन, अब क्या क्या बच गया, जरा डायग्राम ध्यान दो, देखो जरा गौर से देखो। अब बात करते हैं, ये जो है साइटोप्लाज्म का ही तो बात चल रहा, तो हेडिंग डाल दो बाबू, क्या साइटोप्लाज्म, क्या साइटोप्लाज्म, ठीक है। फर्स्ट इज कॉल्ड क्या बाबू, देखो तो सबसे ऊपर में क्या है, गैलिया। सुनो देखो इस चीज को हम कहीं पे किसी के साथ ऐड किए हैं, नहीं किए हैं, तो देखो क्या हो सकता है, तो बताओ गैलिया क्या है, थोड़ा सा 1 मिनट सोचो, देखो बताते हैं। साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा, बताओ किसको घेरे हो, जल्दी बताओ, 1 मिनट देखो। साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो एक्रोगोम के चारों तरफ है, दिस इज कॉल्ड गैलिया। समझ गए बात को, तो यहाँ किसका बात हो रहा है, केवल साइटोप्लाज्म का, तो लिख सकते हो ना। तो साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो सराउंडेड है एक्रोजोम से, दिस पार्ट इज कॉल्ड गैलिया। लिख लोगे ना कि लिखाना होगा, देखो इसको क्या बोलते हैं, गैलिया। यही चीज चलते रहेगा। अब सुनो दूसरा क्या है बाबू, बताओ, मेन केटी, क्या है, मेन केटी, मेन केटी। अब देखो, अब बताओ तुम, हाँ जो किसके, न्यूक्लियस के चारों तरफ। क्लियर बाबू, सुनो बस यही तो है, लिखते चलो, लिखना है तो। अब क्या बच गया बताओ, सेंट्रोप्लाज्म, बताओ इसके बारे में, अब तुम लोग तो समझ गए। साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो सेंट्रियोल को कवर कर रहा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो सेंट्रियोल के चारों तरफ है, दिस पार्ट इज कॉल्ड सेंट्रोप्लाज्म। और कोई बच गया क्या, देखो तो जरा।
मिडिल पीस। एक और बच गया है, रुक जाओ थोड़ा इसको मिटा रहा है। डायग्राम में थोड़ा सा कर लेना तुम लोग। एक और तुम लोग का बच जाएगा बस यहाँ पे, माइक्रोप्लाज्म कर दो, ठीक है ना। क्या करेंगे बाबू? माइक्रोप्लाज्म। अब इसको बताओ इसका क्या होगा। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइटोप्लाज्म जो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ सराउंडेड है, दिस टर्म इज कॉल्ड माइक्रोप्लाज्म। तो सारा साइटोप्लाज्म क्लियर हो गया ना जी। चल हो गया। अब समझ में आया तुम लोग को डायग्राम? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलो हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म घिरा हुआ है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोप्लाज्म। कॉन्सेप्ट साइटोप्लाज्म का है, जो जिससे सराउंड है उसको क्या बोलते हैं। तो दो चीज तो तुम लोग को बहुत टफ लग रहा होगा, गेलिया और मेनकेटी, नहीं पता चल रहा होगा तो उसको अच्छे से देख लेना। आगे बढ़े, सुनो क्या लाइफ स्पेन, क्या बाबू? आफ्टर एजुकुलेशन। सुनो एक बार स्पर्म, देखो स्पर्म बना कैसे तुम बताओ, शुरू से बताओ। जब पढ़ाए थे हम शुरू में, पहले स्पर्म कहाँ था बताओ, डायग्राम बताओ। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर वहां से कहाँ टेम्पोररी कहाँ स्टोर हो रहा था, और परमानेंट। सुनो तो वास्ट डिफरेंशिया में परमानेंट क्या है, स्टोर्ड है, बहुत दिन तक स्टोर्ड रहेगा, स्टोर्ड रख सकते हैं। लेकिन जब क्या करेंगे, स्टोर्ड के बाद उसको इजुकुलेट करेंगे, यानी वहां से बाहर निकालेंगे। जब इजुकुलेशन होगा तो स्पर्म का जो लाइफ स्पेन है वो कितना देर रहेगा, 24 to 28 आवर। लिख लो आफ्टर लाइफ स्पेन आफ्टर इजुकुलेशन, किसका, स्पर्म का, कितना 20 to 48 आवर, कितना 48 आवर। लिख लो। इसका लेंथ लिख लो 6 माइक्रोन और विथ 3 से 4 माइक्रोन। हो गया? इसमें कुछ बताना है? अब सुनो बताओ सुरभि, फर्टिलिटी का जो फर्टाइल होगा मेल, उसका कंसीडर करने के लिए क्राइटेरिया बताओ। पढ़ा चुके हैं क्या? 60 से 40 एज, अच्छा तो 60-40 ऐसे बोल। फर्टाइल जो मेल होता है, क्वेश्चन सुनो, सुनो पहले क्वेश्चन देखो। फर्टाइल यानी फर्टिलिटी के लिए कंसीडर करने के लिए क्या होगा, क्राइटेरिया बताओ।
हाँ स्पर्म का सिंपल साइज एकदम सही होना चाहिए और उसका स्पीड क्या शेप एंड साइज कितना रहना चाहिए? 60%। यस सर। और स्पीड होना चाहिए, स्पीड भी तो होना चाहिए सर, 20 रेगुलेशन ऑफ स्पर्म का स्पीड भी है। बता जल्दी। सही तो बोल रहे हैं। विगरस, विगरस मोटिलिटी, बहुत ज़्यादा मोटिलिटी 40%। ये दोनों है तो क्या होगा बताओ? इनफर्टाइल में 60% से डिक्रीज, 40% से डिक्रीज। डाउट हो सकता है, डाउट में चलेगा ये कि इनफर्टाइल हो सकता है। तो बहुत सारा कंडीशन है, फिर पढ़ाएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मेल के बिना भी क्या हो सकता है। हम लोग अब क्या कर सकते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं, वो सब भी आएगा कंडीशन। लेकिन एक समय के बाद टॉपिक का नाम ये क्या? इनफर्टिलिटी। क्या है? इनफर्टिलिटी। हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे। चलो, तो इस तरह से आप लोग का समाप्त हो गया क्या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। कहीं से हार्ड लगा था ना? इजी। हाँ, पहले भी इजी था ना, बिना पढ़े हुए भी। हाँ, समझ में आ गया ना? अब देखो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या चलेगा? oogenesis। क्या बाबू? 10 मिनट के बाद।